हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जीएस टेस्ट 1 जो हुआ 19 जनवरी को, उसमें जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आए इनका डिस्कशन। तो 51 नंबर क्वेश्चन, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको पता होगा कि पहले 50 क्वेश्चन आईआर के थे, उसके बाद 50 क्वेश्चन इकोनॉमी के शुरू हुए। तो आप उसके साथ में मैच भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग को नहीं चेंज किया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन था कि क्या मेजर्स लिए जाएंगे एज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर के रूप में अगर रिसेशन को प्रेडिक्ट किया गया है। मतलब अगर हमें लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है तो क्या चीज़ की जाए कि इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा था, बिजनेस साइकिल पढ़ा था कुछ इस तरीके का, जिसमें हमने कहा कि एक पार्ट रहता है जहां आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, फिर इसके बाद इकोनॉमी पीक पर पहुंच जाती है, फिर इसके बाद जो पॉइंट है, ठीक है, इसको कंट्रैक्शन होनी शुरू हो गई है या इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, ये आपका पॉइंट आता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो अब रिसेशन आ गया है, कंट्रैक्शन हो गया है, मतलब आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी अब वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या रीज़न है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है? इन्वेस्टमेंट कम हो गया, डिमांड कम हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, तो वो सारे रीज़न थे। पीक पर पहुंचकर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड को कम होता हुआ देखकर प्रोडक्शन कम होगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम कौन से स्टेबलाइजेशन फैक्टर्स निकालेंगे? तो लेविंग प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स ऑन सिटीजन्स। क्या इकोनॉमी में अगर हम प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स लगाएंगे तो वो बढ़िया होगा? अब देखिए, निपटारा जो करना है वो इन चीज़ों का करना है कि प्रोडक्शन कम ना हो, इन्वेस्टमेंट कम ना हो। ठीक है, तो मुझे डिमांड को सही करना होगा, तो मार्केट में डिमांड को सही करना होगा, जिससे कि रिसेशन वाली सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स लगा देंगे तो क्या वो सही होगा? प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स को हम फ्लैट रेट टैक्स भी बोलते हैं, फ्लैट रेट टैक्स भी बोलते हैं। मतलब एक फिक्स परसेंटेज में टैक्स लगेगा, किसकी कितनी इनकम है ये नहीं देखना। अगर हम कहें किसी 10% टैक्स है, 1 लाख इनकम है तो भी 10% टैक्स, 10 लाख इनकम है तो भी 10% टैक्स, 20 लाख इनकम है तो भी 10% टैक्स। अब इससे होगा क्या कि जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी है टैक्स की, तो हम पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स ले रहे हैं, पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी 1 लाख सैलरी है वो 10% टैक्स 10,000 देगा, जिसकी 10 लाख सैलरी है वो 10% टैक्स 1 लाख देगा। तो लोगों के पास एक अच्छा डिस्पोजेबल इनकम बच जाता है, लोगों के पास खर्चने लायक इनकम अच्छा बच जाएगा। तो खर्चने लायक इनकम अच्छा बच जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी तो हम रिसेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे आपको एनालाइज करना होता है साथ साथ में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेलफेयर ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स ट्रांसफर करेंगे सिटीजन्स को, जिससे क्या होगा, लोगों के पास कैश आएगा, डिमांड बढ़ेगी। अगेन ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कॉर्पोरेशंस मेंटेन देयर डिविडेंड डिस्पाइट चेंजेस इन इनकम। कॉर्पोरेशंस मतलब कॉर्पोरेट कंपनी वाले वो अपने डिविडेंड देंगे जितने पहले दे रहे थे। डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर्स। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बांटा गया। ठीक है, तो अगर कंपनी अपने डिविडेंड मेंटेन करेंगे और लोगों को उतने डिविडेंड देते रहेंगे, उतना ही प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो मेरे पास कैश आएगा, मैं डिमांड करूंगा, यहाँ भी डिमांड मेरी सही हो जाएगी। हाउस होल्ड्स अडॉप्टिंग लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हाउस होल्ड वाले लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स में चले जाएंगे तो इसका मतलब वो और ज़्यादा इंफीरियर गुड्स की डिमांड करेंगे, तो डिमांड कम होगी, बल्कि और ज़्यादा रिसेशन आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2, 3 ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो 1, 2 एंड 3 ओनली, सी आंसर हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग टू वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ मनी को दिमाग में रखते हुए आपने आंसर देना है। वेलोसिटी ऑफ मनी हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ऑफ मनी था जिसमें हमने कहा मनी चेंजिंग हैंड्स। एक नोट एक साल में कितने लोगों के हाथों में से होकर गुजरा?
ठीक है, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। तो ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है, कितनी स्टेटमेंट सही हैं। सो इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन टू कंट्रीज टोटल मनी सप्लाई। तो हमने कहा फॉर्मूला में जीडीपी है, टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द हाई वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन इन कंट्री इंडिकेट्स ए हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी हाई है मतलब लोग बहुत जल्दी जल्दी पैसा एक्सचेंज करते हैं, पैसा चेंज करते हैं, तो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ से चौथे हाथ जा रहा है, जिसका मतलब डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्राइस ज़्यादा होंगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ जनरली लोअर इन एक्सपैंडिंग इकोनॉमीज। ये एक्सपैंडिंग इकोनॉमीज में कम होती है, गलत, बल्कि एक्सपैंडिंग इकोनॉमीज में ज़्यादा होती है। एक्सपेंशन कर रही है कोई इकोनॉमी, जैसा हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा, तो वो एक्सपेंशनरी फेस में है, तो वहाँ पे तो हम ज़्यादा लोगों को इनकम प्रोवाइड करते हैं, तो डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ तो वेलोसिटी ऑफ मनी हाई होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज ए। इसके बाद इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को मद्देनजर रखते हुए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी जीरो। क्या कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होगी। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या कहती है कि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, या हम ये कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हुए हैं। हम कई बार इसको लेबर से डिनोट करते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड लेबर है उससे ज़्यादा हमने लेबर लगाई हुई है, बट सिर्फ लेबर ही नहीं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे लैंड चाहे कैपिटल, आपने अपने किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी जीरो। क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो होगी, ये ट्रू है, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी कम होगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि मैं अपनी किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। आंसर आ जाएगा आपका सी, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। क्राउड इन क्वेश्चन पूछा गया। क्राउड इन क्या है, जब मैं बिजनेस साइकिल में यहां हूं डिप्रेशन पर, या जो डिप्रेशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट था जिसको हमने नाम दिया था ट्रॉ, तो ट्रॉ के बाद रिकवरी जब शुरू होगी, वो रिकवरी कैसे शुरू होगी कि गवर्नमेंट अब यहां पर कोई खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट कोई पैसा प्रोवाइड करेंगे, ताकि मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ी डिमांड बढ़नी शुरू हो और हम इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएं और हमारी रिकवरी शुरू हो जाए, जो ये फेज था रिकवरी वाला। ठीक है, तो क्राउड इन क्या है कि मार्केट में गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से पैसा लेके आ रहे हैं जिससे एक तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रही है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरा क्राउड इन एक और वर्ड यूज होता है कि गवर्नमेंट ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा मोटिवेट होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टारगेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्ट एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द शॉर्ट रन। तो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंजन ऑफ ग्रोथ के रूप में काम करेगी, तो ये ट्रू है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोटिवेट होगी तो उसको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो कट गए। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, बी और सी ऑप्शन तो नहीं आएंगे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्स्टिट्यूट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉम्प्लीमेंट करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट डिमांड फॉर गुड्स विच इन टर्न इंक्रीजेज प्राइवेट डिमांड। गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा, तो ये भी पॉइंट सही है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट, क्राउड आउट। ये क्राउड इन का बिल्कुल ऑपोजिट। गवर्नमेंट ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां प्राइवेट पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या उसने प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब गवर्नमेंट ने ऐसे इन्वेस्टमेंट किया कि भाई प्राइवेट पर्सन डिस्करेज हो गया और वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के ले गया, वो क्राउड से, रश से निकल गया, आउट हो गया। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। तो इंक्रीज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग रिप्लेसेस प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया उससे प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो
रिप्लेस हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग थ्रू बोरोड मनी लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर गवर्नमेंट मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ब्याज रेट बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा, करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो ब्याज रेट बढ़ जाएंगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूजेस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट वुड बी अदरवाइज यूज्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, दिस इज रॉन्ग। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सर्विस और गुड दैट वुड अदरवाइज बी ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री। गवर्नमेंट वो चीजें प्रोवाइड कर रही है जो कि अपॉर्चुनिटी थी प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए। हाँ, ये सही है। तो गवर्नमेंट ऐसे एरिया में गुड्स प्रोवाइड कर रही है जो कि अपॉर्चुनिटी था प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। अब वहां गवर्नमेंट आके बैठ गई तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगेन 1, 2 एंड 4 तीन स्टेटमेंट हमारी यहाँ सही हो जाती हैं। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स का पूछा गया कि जीडीपी कैलकुलेशन में इनका क्या किया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, रॉन्ग। ठीक है, तो जहां जहां 1 आ रहा है वो काट देते हैं पहली। ट्रांसफर पेमेंट्स सच एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्शन एंड आर देयरफॉर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी, ये सही है। इसको हम जीडीपी से एक्सक्लूड करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स को। ट्रांसफर पेमेंट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये सही है कि ट्रांसफर पेमेंट जो है वो कंजम्पशन लेवल को तो इफेक्ट करती हैं। अगर सरकार ने मुझे कोई सब्सिडी दी तो उससे मेरा कंज्यूम करने का लेवल तो सही होगा या चेंज होगा, ठीक है, बट दे डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट जीडीपी, तो ये भी सही है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। अब थर्ड यहाँ भी आ रहा है, थर्ड यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, बट क्योंकि मैंने सेकंड और थर्ड सही कर लिया, ठीक है, सेकंड और थर्ड सही कर लिया, तो मेरे पास इस ऑप्शन में सेकंड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम बच गया मेरा, तो ये आप एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल करेंगे। रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होगा? जहां पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, पैसे का नाम नहीं आएगा। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ट्रू। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ट्रू। ए कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी, मनी का नाम आ गया, गलत। ए कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, पैसे का नाम आ गया, गलत। तो 1 and 2 ओनली, आंसर इज ए। देन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी? मार्केट में इन्फ्लेशन को या प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आरबीआई है जी, ठीक है, आरबीआई, आंसर इज डी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन? इकोनॉमिक रिसेशन पर क्या चीज की जाएगी? वही पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। टैक्स रेट कम किया जाएगा ताकि लोग कम टैक्स भरें, लोगों के पास कैश बचे और वो डिमांड करें, ये तो बात ठीक है, बट क्या ब्याज रेट बढ़ाए जाएंगे? अगर ब्याज रेट बढ़ेंगे तो भाई लोन कैसे लेंगे? ठीक है, तो ब्याज रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, पब्लिक प्रोजेक्ट लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, ये भी नहीं होगा, टैक्स तो कम करने हैं। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, गलत, सो आंसर इज बी। देन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस वर्ड के लिए यूज किया जाता है? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया गया उसका नाम क्या रख दिया? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। द आंसर इज ए। अगर 1 लाख रुपए मार्केट से निकाले गए तो उससे मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर वो बैंक में से निकाले गए हैं, ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लीव इट अनचेंज्ड, आंसर इज डी। देन कौन कौन सी पॉलिसीज अफेक्ट करेंगी राइस के प्राइस को? हमें पता है राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर एमएसपी मिलता है, तो एमएसपी इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। गवर्नमेंट का ट्रेडिंग, गवर्नमेंट राइस का व्यापार कैसे कर रहे हैं? गवर्नमेंट मार्केट से कितना राइस परचेज करते हैं, पीडीएस के थ्रू कितना
राइस बांटते हैं तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट का स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट राइस का स्टॉक पाइलअप करके रखेगी तो उससे राइस के प्राइस इफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा राइस परचेज करेगी और ज़्यादा स्टॉक रख लेंगे अपने पास तो मार्केट में राइस की सप्लाई कम हो जाएगी, उसके प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये भी सही है। कंज्यूमर को सब्सिडी, अगर कंज्यूमर को सब्सिडी मिलेगी तो ऑब्वियसली मार्केट में राइस का प्राइस जो है वो कम होगा, तो ये भी इफेक्ट कर रही है। तो चारों चीजें इफेक्ट कर रही हैं राइस के प्राइस को। सो द आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। देन मनी मल्टीप्लायर को मद्देनजर रखते हुए अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाता है इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या कहता है? M3/M0, या एक ये फॉर्मूला है M3/M0, एक ये फॉर्मूला है M3/M1, या एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का मनी सप्लाई को मद्देनजर रखना है बेसिकली। बट मनी मल्टीप्लायर किस अजम्पशन पे काम करता है? ये इस अजम्पशन पे काम करता है दैट बैंक मनी स्टेज इन द बैंक, बैंक मनी स्टेज इन द बैंक, कि एक बार जो बैंक में पैसा जमा करवा दिया लोगों ने, वो बैंक से निकालने नहीं आएंगे, वो पैसा बैंक में ही रहेगा। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ा उससे CRR बढ़ेगा? नहीं, मनी मल्टीप्लायर का CRR से कोई लिंक नहीं। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, अगर लोग बैंकिंग हैबिट्स बढ़ाएंगे, मतलब बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करवाएंगे, बैंक के साथ ज़्यादा डीलिंग करेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। यस, क्योंकि बैंक मनी बढ़ेगा। तो आंसर इज बी। बट और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी फर्क पड़ेगा? नहीं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन का जी कोई लिंक नहीं है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मद्देनजर रखते हुए आप आंसर करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सही है कि हमने फॉरेन से क्या पेमेंट रिसीव किया माइनस फॉरेन वालों को क्या पे किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। जहां जहां वन आ रहा है बी काट देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू GDP इन द कैलकुलेशन ऑफ GNP बट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP। ठीक है, तो ये भी सही है। GDP में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं ऐड करते, GDP में नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड करके मुझे GNP मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द इनकम फ्लोज रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, इसमें तो हम फैक्टर इनकम देख रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ GDP एंड GNP। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, GNP में तो लेते हैं। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन सही है हमारे, 1 एंड 2। सो द आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के एसेट्स, एसेट्स मतलब जो मुझे इनकम ला के देगा, प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर मैं एडवांसेस मतलब लोन्स दूंगा तो उससे मुझे इनकम होगी। डिपॉजिट्स, जो लोगों ने पैसा मेरे पास जमा कराया उसके लिए मुझे ब्याज देना होगा, वो मेरी एसेट नहीं है, वो मेरी लायबिलिटी है। सो द आंसर इज बी, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। GNI ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब एक ही बात है, इसके बारे में बताएं। इट इज द इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स, ये कंट्री के रेजिडेंट की बात करता है। ट्रू, क्योंकि मैं अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम देख रहा हूं तो मैं इसमें से जो मैंने फॉरेन वाले रेजिडेंट्स को पे कर दिया वो मैं माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम की बात करता हूं। ये ट्रू है। इट इज द इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट बोथ। फॉल्स, इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाय NSO। ट्रू, इट इज इक्वल टू GDP प्लस एक्सपोर्ट्स एंड माइनस इंपोर्ट्स। गलत। ठीक है, GNP कैसे काउंट करते हैं? GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 1 एंड 3 हमारे सही हैं। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। ए डिक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो। टैक्स टू GDP रेशियो मतलब सरकार को कितना टैक्स मिला डिवाइडेड बाय GDP। दिस इज टैक्स टू GDP रेशियो। अगर टैक्स टू GDP रेशियो कम है, टैक्स टू GDP कम है, ठीक है, ये कम क्यों होगा? या तो सरकार को टैक्स कम मिला या GDP बढ़ गई। ठीक है, बट मुझे यहां क्वेश्चन में ये नहीं पता कि टैक्स टू GDP कम क्यों है। ये दोनों ही रीजन है ना, या तो टैक्स कम मिला है या GDP बढ़ी है।
ठीक है। बट अगर टैक्स टू जीडीपी कम है तो हम इसको क्या डिनोट करते हैं कि टैक्स टू जीडीपी कम होने का मतलब है कि इस बार टैक्स कम कलेक्ट हुआ। क्यों टैक्स कम कलेक्ट हुआ? क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हुआ है। तो प्रोडक्शन कम हुआ तो लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो लोगों ने इनकम टैक्स नहीं भरा। प्रोडक्शन कम हुआ, माल कम बिका तो जीएसटी नहीं मिली। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो उससे क्या होगा, क्या रीजन है? स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, दिस इज ट्रू। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये डिनोट नहीं होता कहीं भी। टैक्स टू जीडीपी से मुझे ये डिनोट नहीं हो रहा कि भैया इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वन ओनली इज द आंसर, आंसर इज ए। आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आंसर करेंगे। ये मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन बनाया आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में से भी सवाल आ सकता है, या न्यूज़पेपर के जो पॉइंट्स रहते हैं जो हमें याद करने होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रियल जीडीपी स्टेडली इंक्रीज हो रही है लास्ट डेकेड से? नहीं, 2020 में मेरी रियल जीडीपी कम हुई थी, ठीक है। तो पिछले डेकेड मतलब 10 साल, पिछले 10 साल से मेरी रियल जीडीपी लगातार बढ़ रही है? नहीं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब ये नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। कहते हैं नॉमिनल जीडीपी आपकी स्टेडली इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो नॉमिनल जीडीपी स्टेडली इंक्रीज हो रही है। हमने देखा 2019 में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, अब हमारी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज 2 ओनली। तो इस तरीके से आपको इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपको ध्यान देना है। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को मद्देनजर रख के आंसर देना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के अंडर होते हैं? नहीं, तो जहां जहां वन आ रहा है वो काट दें। सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होता है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, ये भी गलत, तो जहां 2 आ रहा है वो भी काट देंगे। आंसर आ गया सी। सिंपल, दिमाग लगाना नहीं है, जो एलिमिनेशन होता है वो करेंगे, आंसर आ जाएगा जी सी। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइसेस ऑफ गुड बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ये सही है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम करता है कि इनकम और प्रेफरेंसेस चेंज होंगे? नहीं, सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखना है, इनकम का, प्रेफरेंसेस का, पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये सही है। हमने डिमांड को बनाई थी ऐसे नीचे को गिरती हुई, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट से शुरू हुई राइट की तरफ गई, तो ये भी सही है। 2 स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं, आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, लॉ ऑफ सप्लाई के लिए। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, ट्रू। सप्लाई का अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड की जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ गुड्स दैट आर इजीली प्रोड्यूसेबल एंड दैट आर लिमिटेड प्रोडक्शन, फॉल्स। जो चीज लिमिटेड प्रोडक्शन वाली है, मतलब वो लिमिटेड प्रोडक्शन में क्यों है कि भाई उसका रॉ मटेरियल ही लिमिटेड है, तो इसलिए उसकी प्रोडक्शन भी लिमिटेड होती है। अब उसमें प्राइजेस का कोई रोल नहीं है, अगर मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो मैं सप्लाई कैसे बढ़ा दूं एकदम से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। यहाँ आंसर आ जाएगा ओनली 1, ए इज द आंसर। देन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने कराया नहीं था या ऐसा वैसा कुछ, चलो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है? पैराडॉक्स वर्ड यूज हुआ इधर और के लिए, इधर और के लिए, कि पॉजिटिव साइड जाया जाए या नेगेटिव साइड जाया जाए। क्या किया जाए, मतलब अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इकोनॉमी में, तो मुझे उसके पॉजिटिव भी पता है, उसके नेगेटिव भी पता है, और मैं इस जगह पर आके फंस गया कि मैं पॉजिटिव को देखते हुए कोई काम करूं या नेगेटिव को देखते हुए वो काम ना करूं। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा,
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, ये तो पॉजिटिव है। बट अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसके बाद दूसरा कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिमांड को कम करने की बात करेंगे। डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। बट अगर डिमांड कम होगी तो इससे क्या होगा, मार्केट में सेविंग्स बढ़ेंगी, मार्केट में सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी। बट ये पॉजिटिव है, डिमांड कम होगी तो डिमांड को कम होता हुआ देखकर लोग प्रोड्यूस कम करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो जीडीपी कम होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। अब पढ़ते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सजेस्ट दैट इफ एवरीवन इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस देयर सेविंग्स ड्यूरिंग ए रिसेशन, रिसेशन में अब डिमांड कम हुई तो सेविंग्स बढ़ गई, इट में लीड टू डिक्रीज इन द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, इससे आपकी इकोनॉमिक आउटपुट और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो सेविंग्स बढ़ेंगी तो जीडीपी कम होगी। ट्रू है ये, यही तो अभी रिलेशन मैंने आपको बताया। यस, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट अज्यूम दैट इंक्रीज सेविंग्स विल ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। नो, ये नहीं अभी हमने कहीं भी पढ़ा, बल्कि तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, हायर इंडिविजुअल सेविंग्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न कैन लीड टू ए रिडक्शन इन डिमांड। ट्रू, which in turn leads to lower income or output. True. ठीक है, the paradox of thrift theory is concept primarily associated with classical economic theory. नहीं, केन्स बाबा ने ये थ्योरी दी थी, तो ये फॉल्स है। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कंपटीशन को लेकर सवाल आया। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारी फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं और किसी भी फर्म की एंट्री और एग्जिट पर कोई बैरियर नहीं होगा। ट्रू। ठीक है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचेंगे, सेम यूटिलाइजेशन वाला अलग अलग फीचर्स वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, ये भी सही है। देयर इज फ्री एंट्री एग्जिट बट फर्म्स हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, वो थोड़ा प्राइस पे कंट्रोल अपना बना सकते हैं, ये भी ट्रू है। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 ये ऑप्शन नहीं आएगा, दोनों आ रहे हैं। In oligopoly, a few large firms dominate the market and action of one firm significantly affect the others. ये भी सही है, तो 1 2 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये भी ऑप्शन काट दो। In monopoly, there is only one producer of goods or services and the firm is the price taker. गलत, हम वन प्रोड्यूसर नहीं, वन सेलर की बात करते हैं और फर्म प्राइस टेकर नहीं होते हैं। मोनोपोली में सेलर मतलब फर्म, फर्म को ही हम सेलर बोलते हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो बेच रहा है माल, तो सेलर या फर्म ये प्राइस टेकर नहीं होती, ये प्राइस मेकर होती है, ये अपना प्राइस खुद सेट करते हैं। मोनोपोलिस्ट है, उसकी मोनोपोली है, उसका अधिकार है कि भाई मैं ये सारा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ। ठीक है, तो वो प्राइस खुद डिसाइड करेगा। तो 1 2 और 3 आपका बी आंसर आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए सवाल आया। लैंड इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ट्रू, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है या फिजिकल स्पेस आपके लिए मतलब बिल्डिंग वगैरह, उसमें दोनों चीजें आएंगी। लेबर में स्किल्ड लेबर की बात आती है, गलत। लेबर हर तरह की हो सकती है, स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी, सेमी स्किल्ड भी। तो सेकंड ऑप्शन जहां आ रहा है उसको काट देंगे, काट दिया। कैपिटल रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस में या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम अवेलेबल इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो कैपिटल होता है। नहीं, इसमें तो हमने ह्यूमन कैपिटल की भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो नोट्स में आप देख सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल की भी बात हुई थी। तो 3 जहां आ रहा है वो भी काट देंगे, आंसर आ जाएगा ए 1 और 4 होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। गलत। इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, ये सही है। इसमें हम इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, फ्री मार्केट से एफिशिएंट एलोकेशन होगा। ट्रू। फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस एडजस्टेड बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, वेयर एन इंक्रीज इन डिमांड टिपिकली लीड्स टू हायर प्राइसेस। डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, ये सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट काट दो।
और 2 और 3 सही है, 4th के बारे में देखना पड़ेगा। द इनविजिबल हैंड इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये जरूरी नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में इक्विटेबल रिसोर्सेज हों ये कोई जरूरी नहीं है। 4th ऑप्शन कट जाता है, आंसर आ जाएगा ए, 2 and 3 ओनली। देन बिजनेस साइकिल के बारे में क्वेश्चन आ गया। बिजनेस साइकिल refers to the fluctuation in the economic activity characterized by periods of expansion and contraction in real GDP. True, ठीक है, तो ये ऑप्शन काट दो। एक्सपेंशन इज द फेस ऑफ बिजनेस साइकिल व्हेन इकोनॉमिक आउटपुट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, गलत, वहां पर तो आपकी आउटपुट बढ़ती है। रिसेशन इज द फेस व्हेन बिजनेस साइकिल वेयर देयर इज डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी लास्टिंग फॉर 2 consecutive quarters ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, ये भी आपका ट्रू है। द बिजनेस साइकिल इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है, एंड नॉट बाय इंटरनल इकोनॉमिक फैक्टर्स, गलत। एक्सटर्नल शॉक्स भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल लाने के लिए। मतलब इंडिया के अंदर अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी बिजनेस साइकिल को लाने में हेल्प करेंगी या बिजनेस साइकिल को चेंज करेंगी, और एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल एरिया में क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी तंग करेंगी। तो 2 ही स्टेटमेंट चाहिए, 1 and 3, आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द टोटल कैपिटल यूज्ड इन द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस टोटल आउटपुट, गलत। कैपिटल आउटपुट रेशियो डिनोट करता है कितना कैपिटल लगा, टोटल कैपिटल, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जहां मान आ रहा है वो काट देंगे, ठीक है ना, सिंपली भी आंसर आ जाता है। बट समझा देता हूं मैं ये क्या चीजें हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक सिंगल यूनिट देखना है, टोटल आउटपुट नहीं देखना, गलत। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मेजर्स द एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट, एन आ गया ना, एन एडिशनल यूनिट, तो कितना नया कैपिटल लगेगा 1 more यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, ट्रू। हायर COR इंडिकेट ग्रेटर एफिशिएंसी, गलत। अगर कैपिटल बटा 1 यूनिट जो है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब आपकी कैपिटल बढ़िया काम नहीं कर रही, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। ICOR is used to analyze the relationship between capital investment and the resulting increase in output, with a lower ICOR being considered more efficient. तो जो lower ICOR होगा वो ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। तो यही हमने कहा, ये अगर बढ़ता है तो गलत है, कम होता है तो बढ़िया है। तो 4th स्टेटमेंट भी सही है, 2 and 4 आर करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की बात आई। दिस इज मनी सप्लाई, दिस इज मनी सप्लाई, दिस इज मनी डिमांड, जहां कट जाएंगे वो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ये मेरा मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बराबर होते हैं, ये बराबर हो गए, सही है स्टेटमेंट ये, ठीक है, इसको काट देंगे। इन द मनी मार्केट द डिमांड फॉर मनी इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज इनकम, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल्स, ये भी सही है। A shift in the supply of money controlled by central government does not affect the interest rates, नहीं। अगर सप्लाई शिफ्ट हुई, मान लीजिए सप्लाई यहाँ आ गई, तो इससे क्या होगा, ब्याज रेट कम होंगे। तो 3rd स्टेटमेंट गलत हो जाती है। When the money market is in equilibrium, interest rates are stable. मनी मार्केट अगर इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट, मनी मार्केट अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहां इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे, इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो गलत आंसर मार्क हुआ था आंसर की में, सही आंसर होगा इसका डी, 1, 2 and 4। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो छोटा मोटा एक हम टाइपिंग एरर बोल सकते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। मनी सप्लाई के बारे में क्वेश्चन आया। मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड सोलली बाय RBI, गलत। डीमोनेटाइजेशन तो गवर्नमेंट भी करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 1 स्टेटमेंट नहीं है, काट दो, आंसर सीधा भी आ जाएगा। 1st स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई कितना हो रहा है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। RBI सीधा अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2016 में नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन की पावर तो गवर्नमेंट के पास है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI
वो ठीक है, बट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले रही है ना वहाँ पे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ आरबीआई का कंट्रोल है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आंसर आ जाएगा आराम से बी। टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी की बात आती है, 3 तरह की डिमांड फॉर मनी होती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंडिविजुअल या बिजनेस करते हैं एवरीडे एक्टिविटीज के लिए, ट्रू, तो ये ऑप्शन काट देंगे, 1 1 1 सारी जगह। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तब आती है जब हम एडवांटेज उठाना चाहते हैं एसेट के प्राइजेस में या ब्याज रेट में, ये सही है। एसेट अब कोई भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं, उनके प्राइजेस में हम फ्लक्चुएशन का फायदा उठाने के लिए स्पेकुलेशन मनी की डिमांड करते हैं सट्टा जारी करने के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। 1 और 2 यहाँ भी आ रहा है, चलो ठीक है जी, सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज द मनी हेल्ड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर अनफॉरसीन इमरजेंसीज, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट भी देखनी पड़ेगी। द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज सेंसिटिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट विद हायर इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू मोर मनी बीइंग हेल्ड फॉर द ट्रांजैक्शन। नहीं, अगर ब्याज रेट ज़्यादा होंगे तो मैं ट्रांजैक्शन के लिए पैसे की डिमांड कम करूंगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 सही है, आंसर इज सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ओपन मार्केट में, ट्रू। सीआरआर में एक मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है लिक्विड एसेट में अपने पास, गलत, आरबीआई को जमा कराना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, हाँ ये पैसा हमने आरबीआई अपने पास रखना है, बट यहाँ लिखा है आरबीआई के पास रखना है, गलत। रेपो रेट द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट, अच्छा सॉरी, ये मैं शायद गलत पढ़ गया, सारी स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, तो आपके लिए भी ये सबक है कि आधी स्टेटमेंट पढ़ के आंसर नहीं करना है, ठीक है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, ये रेपो रेट का मीनिंग है, तो ये भी गलत है। और रेपो रेट मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल जो आरबीआई के पास रखना है, ये सीआरआर का मीनिंग है, ये भी गलत। तो एक ही मैच द फॉलोइंग सही है, आंसर इज ओनली 1, ठीक है। देन रेमिटेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। रेमिटेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी में, गलत। रेमिटेंसेस फाइनल कंजम्पशन में कंट्रीब्यूट करता है, खाने पीने के मामले में तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ना। रेमिटेंसेस होते हैं वो पैसा जो फॉरेन से मुझे मेरे दोस्त मित्र रिश्तेदार घर वालों ने भाई बहन ने भेजा है, तो वो मेरे कंजम्पशन को तो इफेक्ट करेंगे, ये ट्रू है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंडर, ठीक है, ट्रू है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में रेमिटेंसेस को पार्ट ऑफ करंट अकाउंट माना जाता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको हम लेते हैं, बट जीडीपी में नहीं लेते, ये भी ट्रू है। रेमिटेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग एज दे आर कंसीडर्ड ट्रांसफर्स रेदर देन इनकम जनरेटेड थ्रू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये भी ट्रू है। पर क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितना है, एक ही है, सो आंसर इज ओनली 1, ये ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 83, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का अगेन क्वेश्चन आया। फाइनल गुड्स आर दोज दैट आर परचेज फ्रॉम फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, ट्रू, ठीक है। अब यहाँ एक स्टेटमेंट में दिक्कत थी, जो आपको टेस्ट पेपर मिला उसमें सिर्फ इज लिखा हुआ था, जिसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो गलत साबित हो जाती है। अगर इज नॉट लिख देते तो वो आंसर का पार्ट बन जाता। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा कि ये स्टेटमेंट मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ ये स्टेटमेंट गलत साबित होती। कैसे? इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर वैल्यू इज लिखा हुआ है, देयर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द फाइनल वैल्यू ऑफ जीडीपी, तो वो रॉन्ग था, ठीक है। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही नहीं फिट बैठ रहा था, इज नॉट आना था, तभी हम स्टेटमेंट सही मानते, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स आर ऑलवेज नॉन ड्यूरेबल एंड आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, गलत। कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, पेरिशेबल भी हो सकते हैं, कोई भी गुड्स हो सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्गर टर्म के लिए चलेंगे, पेरिशेबल गुड्स जो शॉर्ट टर्म के लिए चलेंगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। और ड्यूरेबल में एसी फ्रिज मोबाइल वगैरह। कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो फ्यूचर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उनकी वैल्यू जीडीपी में आती है, ट्रू। सो 1 और 4 आंसर आना था ओनली, बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं था तो हम यहाँ पे इज नॉट वाला पार्ट करेंगे तो आंसर वो सही हो जाता है, तब आपका 1, 2 और 4 आंसर आ जाता है, ठीक है। बट आप अगर इस क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में समझेंगे तो वहाँ पे मेरा 1 और 4 ओनली ही आंसर रहता। तो यहाँ आप अपने आप को 2 नंबर की ग्रेस दे सकते हो
कि सर ये ऑप्शंस गलत सेलेक्ट किए हुए थे। ओके, वाइट गुड्स रेफर टू लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह। वाइट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज़्यादातर हम वाइट कलर में परचेज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, है ना। ट्रेडिशनल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जी हमारे घर पे तो पिंक रेफ्रिजरेटर है ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो वाइट रहते हैं, ठीक है। मिक्सी या एक कोई वो हैंडी होती है ना, राइट, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर वाइट कलर में रहती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ग्रे गुड्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं। ग्रे गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मार्केट में इलीगल तरीके से आए हैं। अब जो ही नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत। ग्रे गुड्स मार्केट में आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आए हैं अनऑथराइज्ड चैनल से, ये ट्रू है, ठीक है। वाइट गुड्स का लोअर एनर्जी कंजम्पशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ही नहीं है कि वो कम बिजली खाएंगे, तो दो ही स्टेटमेंट सही आती हैं, 1 और 3, तो दो स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 2, बी आंसर। देन कैपिटल स्टॉक के बारे में क्वेश्चन आया। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कितना इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में जिससे कि प्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है, दैट इज कैपिटल स्टॉक। नाउ फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड इन एसेट्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड लैंड, ट्रू। फिक्स्ड कैपिटल होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, और वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे एक्टिविटीज वाला कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, ये भी सही। फिक्स्ड कैपिटल इज यूजुअली मोर वोलेटाइल, नहीं, वर्किंग कैपिटल ज्यादा वोलेटाइल है, फिक्स्ड कैपिटल स्टेबल रहती है। तो ये थर्ड कट गया, थर्ड यहां नहीं आ रहा, थर्ड यहां नहीं आ रहा, और थर्ड यहां भी नहीं आ रहा, सो आंसर इज ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए 3 तरह की होती है, पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क, ठीक है। तो पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट राइट आर ग्रांट टू द इन्वेस्टर इंक्लूसिव राइट टू यूज, सेल, लाइसेंस देयर इन्वेस्टमेंट, ये सही है। पेटेंट क्या होते हैं कि मैंने कोई प्रोडक्ट इंटेलेक्चुअली क्रिएट किया, कोई बुक, कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक, कोई कंपोजिशन, ठीक है ना, ये कोई पेंटिंग, मैंने उसको अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया कोर्ट कचहरी में जाके कि ये मेरी ओरिजिन है, तो वो मैंने पेटेंट करवा लिया। और जब मैं किसी और को उसका यूज़ करने के लिए, उसको आगे और बेचने के लिए किसी को प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको हम पेटेंट बोलते हैं कि मैंने पेटेंट बेचा, ठीक है। तो इसमें आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइन, सिंबल, नेम, इमेजेस कुछ भी आएगा, ये भी ट्रू है। और ये 20 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये भी ट्रू है, ठीक है। कॉपीराइट्स जो होते हैं वो कहते हैं जी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में लोगो या ब्रांड के रूप में काम आते हैं, गलत। उनको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं कि आप किस मार्क, किस लोगो के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रेड सीक्रेट्स रेफर्स टू द वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये सही है। तो आप कुछ फॉर्मूला, प्रोडक्शन करने की टेक्निक, कोई वैल्यूएबल ट्रेड सीक्रेट, उसको आप भी अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही मानते हो, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, सी इज द आंसर। तो नाउ अटार्की के ऊपर क्वेश्चन आया। अटार्की में हम इंटरनेशनल ट्रेड को एलिमिनेट करते हैं और सारा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज घर पे बनाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अटार्की में आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती प्रोडक्शन में, ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद बनाऊँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सारी चीज़ें स्पेशलाइजेशन के साथ करूँगा और मैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़िया बनाऊँगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन नहीं होती है अटार्की में, ये भी स्टेटमेंट सही है। अटार्की में हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चलाते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मतलब मैं इतना प्रोटेक्ट करके रखूँगा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कि कोई फॉरेन का पर्सन इंडिया में आके कोई बिजनेस ही ना कर पाए अगर इंडिया अटार्की में जाएगा तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और अटार्की में कंट्री सेल्फ सफिशिएंसी पर चली जाती है, बट ओवरऑल पॉपुलेशन के वेलफेयर का नुकसान होता है। क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं है तो पॉपुलेशन के वेलफेयर का नुकसान होगा। मैं जिस चीज़ को बनाने के लिए स्पेशलाइज नहीं हूँ, ठीक है, तो ये क्या ज़रूरी है कि जिस चीज़ को मैं बनाने के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं हूँ तो वो सस्ती बनेगी? हो सकता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाए। कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरी कंट्री के पॉपुलेशन का वेलफेयर जो है वो कम होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का अगेन क्वेश्चन आया। प्राइमरी बेस्ड इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में या माइनिंग में या नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में, और जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का रोल है, ट्रू। इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वालों का रोल है, ये जीडीपी को बढ़ाते हैं, वर्क फोर्स भी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, ट्रू। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में लगे हुए हैं, ट्रू। मिक्स्ड इकोनॉमी में बैलेंस होता है तीनों सेक्टर्स का और तीनों सेक्टर्स जीडीपी में बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, गलत। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है बट इंडिया में 56% आपका सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सारे सेक्टर्स बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे? तो ये स्टेटमेंट गलत है, 3 स्टेटमेंट ही सही है, आंसर इज सी। इसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया। गिवन गुड्स आर टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, यस, या टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट, यस। हमने पढ़ा था कि भाई मुझे जो चीज़ चाहिए मैं तो वो कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, उस चीज़ का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड बढ़ती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, गलत। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इंफीरियर गुड्स थोड़ी ना कंज्यूम करूंगा, मैं तो ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करूंगा, तो ये ऑप्शन गलत। वेबलिन गुड्स लग्जरी आइटम्स होती हैं जो स्टेटस सिंबल को डिनोट करती हैं, ये भी सही है। तो ज़्यादा प्राइस होंगे मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा क्योंकि मैंने अपना स्टेटस सिंबल शो करना है। आईफोन 15 आया, महंगा है, ले लो, स्टेटस सिंबल। अगले साल 16 आ गया और 10,000 महंगा है, ले लो, तो वेबलिन गुड्स बोलते हैं इनको। डिमांड फॉर गिवन गुड्स डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो गिवन गुड्स की डिमांड कम होगी, गलत। वहाँ पे तो हमने कहा कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा, तो 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत है, तो आंसर इज 2, बी आंसर। फिर इसके बाद क्लब गुड्स या कॉमन गुड्स की बात आई, ठीक है। कॉमन गुड्स कौन से थे? जहां पे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी थी, और क्लब गुड्स क्या थे? जहां पे एक्सक्लूडेबिलिटी थी और नॉन राइवलरी थी, ठीक है। अब देखते हैं, कॉमन गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल, ट्रू। क्लब गुड्स आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवल, ये भी ट्रू, ठीक है। तो 1 2 1 2 ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, काट दो। Common goods typically face issue of overconsumption and depletion because individuals do not face a price for using them. Common goods में हमें प्राइस नहीं पे करना पड़ता, तो उससे ओवर कंजम्पशन या डिप्लीशन होने की चांस रहते हैं, सही है, ट्रू। कि मुझे प्राइस नहीं पे करना, तो जिस पर्सन ने प्राइस नहीं पे करना शायद वही उस चीज़ को ज़्यादा यूज कर लेगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लब गुड्स आर ऑफन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, क्लब गुड्स जो एक्सक्लूडेबल हैं, जिस पे आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंड टिपिकली अवेलेबल टू एवरीवन विद नो रिस्ट्रिक्शन टू यूज, ये नॉन राइवल हैं, नो रिस्ट्रिक्शन टू यूज है, बट क्योंकि ये एक्सक्लूडेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 1 2 एंड 3 ही आंसर सही है, आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर मनी के बारे में सवाल आया। हेलीकॉप्टर मनी क्या कहता है जी? हेलीकॉप्टर मनी रेफर्स टू द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बाय अ सेंट्रल बैंक टू द जनरल पब्लिक, ट्रू। हेलीकॉप्टर मनी में आरबीआई या गवर्नमेंट मार्केट में खुलेआम शरेआम पैसा भेजते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भेजेंगे, अब वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे या टैक्स कम कर देंगे। हेलीकॉप्टर मनी इज टिपिकली यूज्ड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डिमांड ड्यूरिंग दैट टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन एज इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हेलीकॉप्टर मनी मार्केट में आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अनलाइक क्वांटिटेटिव ईजिंग, नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हेलीकॉप्टर मनी से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हेलीकॉप्टर मनी से इकोनॉमी में डिमांड जो है वो स्टिमुलेट होगी। Unlike quantitative easing, which involves central bank purchasing assets from the commercial banks, helicopter money directly increases the money supply and usually aim to boosting consumption and investment directly. ये सही है। तो बात हो रही है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जरूरी नहीं है कि जी इकोनॉमी में
डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होनी जरूरी है। इसलिए ये स्टेटमेंट ओवरऑल गलत है। ये जरूरी नहीं है कि जब हेलीकॉप्टर मनी प्रोवाइड किया गया है तो मार्केट में इन्फ्लेशन पहले से ही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है कि मार्केट में पैसा पहुंच तो रहा है पर जो ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स बेचे गए हैं वो आरबीआई ने उनका पैसा लौटाया है, इसलिए मार्केट में पैसा आया है। तो सेंट्रल बैंक एसेट्स परचेज कर लेगा कमर्शियल बैंक से, तो मार्केट में पैसा आया, मार्केट में पैसा आया तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ी। ये स्टेटमेंट सही है। हेलीकॉप्टर मनी इज जनरली व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, गलत। ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। एंड इट इज लेस इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल मेथड्स, बट ये जरूरी नहीं है कि ये लेस इफेक्टिव है ट्रेडिशनल मेथड से, ये कई बार मोर इफेक्टिव भी साबित हो सकता है। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है। तो दो स्टेटमेंट मेरे पास सही हैं, बी इज द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आरबीआई अगर नए नोट मार्केट में भेजेगा तो उससे क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आरबीआई रीमोनेटाइजेशन या डिमोनेटाइजेशन करता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो दो स्टेटमेंट सही हैं, ओनली टू इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A student of the foreign citizen studies in India and earning something that can be considered under GDP, गलत। भाई फॉरेन स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ने आया है, वो क्या कमा रहा है उसको जीडीपी में नहीं लेना, गलत है। एक पर्सन इंडिया में डिप्लोमेटिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसकी पोस्टिंग है फॉरेन में, वर्किंग अब्रोड, बट क्या उसको हम जीडीपी नहीं लेंगे? ये गलत है। उसका एम्प्लॉयर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। मान लीजिए अब जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो अभी जापान गए हुए हैं क्वाड की समिट पर, ठीक है, या क्वाड की कॉन्फ्रेंस पर, तो वो अपनी सर्विसेज तो इंडियन गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं ना, जापान गवर्नमेंट को थोड़ी ना दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी इनकम इंडिया की ही जीडीपी में काउंट होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती थी। एनी इनकम अर्न्ड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड अब्रॉड इज कंसीडर्ड अंडर जीडीपी, ट्रू। ये इंटरनेशनल रूल है कि जब भी एम्बेसी बनेगी फॉरेन नेशन में, तो इंडिया वालों ने अगर अपनी एम्बेसी किसी फॉरेन कंट्री में बनानी है तो एम्बेसी बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए वो इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ खरीदनी पड़ेगी, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की ही ज़मीन मानी जाएगी, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी। तो एक स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन में बी आंसर करेक्ट था, तो वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर ए है। तो जिन्होंने भी ए आंसर मार्क किया था वो और 2 मार्क्स अपने आप को ग्रेस के दे देना खुद, तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल। हाँ, वही इनको ग्रेस मिलेगी जिन्होंने ए आंसर ट्रिक किया था। सी या डी वालों वो ग्रेस में मत जाइएगा। देन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की बात आती है। इंडिया में हम नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे काउंट करते हैं, ट्रू। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स कब आया? एनएसओ के साथ 2018-19 में, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी अब मेजर की जाएगी जीडीपी एंड कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पर, मतलब रियल जीडीपी चेक की जाएगी ग्रोथ रेट का इंडिकेटर, ये भी सही है, ठीक है। 1 2 ये काट दो। प्रोडक्ट टैक्सेस एडिड टू ग्रॉस वैल्यू एडिड इज द मार्केट प्राइस। जीवीए को हम मानते हैं कि जीवीए हमें ज़्यादातर बेसिक प्राइस पर मिलता है। बेसिक प्राइस क्या होता है? बेसिक प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे क्लास में भी बता दिया था। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, तो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर को कितना टैक्स पड़ा और उसे कितने सब्सिडीज मिले, वो प्लस और माइनस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट के साथ, तो वो बेसिक प्राइस आ जाएगा। और बेसिक प्राइस में मैं प्रोडक्ट टैक्स ऐड करूंगा और प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस करूंगा, तो मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स अल्टीमेटली पेड बाय द कंज्यूमर, सही है। ये जो प्रोडक्ट टैक्स है ये कंज्यूमर भरते हैं, प्रोडक्शन टैक्स प्रोड्यूसर भरता है। तो चारों स्टेटमेंट ही सही है, आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। अगर सीआरआर कम किया जाएगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर सीआरआर कम होगा तो बैंक्स ने आरबीआई के पास जो पैसा रखना है वो कम होगा, तो बैंक्स के हाथ में कैश बढ़ेगा। बैंक्स को
लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बैंक्स का जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। सो बैंक्स गेट एडिशनल फंड्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। बी इज द आंसर। ठीक है, बैंक्स को कॉस्ट नहीं लगेगी और बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैश भी आ जाएगा। आप कहेंगे सर सी आंसर आना चाहिए था, बैंक्स के कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो गया। भाई बी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बैंक्स के पास एडिशनल फंड भी आ जाएंगे, तो ये भी है ना साथ में, बैंक्स को कैश ज्यादा मिलेगा, तो बी इज द आंसर। देन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इकोनॉमी में तो क्या होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं। अगर ब्याज रेट महंगे होंगे, लोन महंगे होंगे, मैं लोन नहीं लूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, ठीक है, तो डिमांड कम होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। जब इंटरेस्ट महंगे हैं, लोन महंगे हैं, तो जब लोग ब्याज ही नहीं लोन ही नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो टैक्स कौन भरेगा। डिक्रीज द सेविंग इन द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोन महंगे होंगे, तो वहां पर सेविंग्स का बात कहाँ से आ गई, तो ये भी नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली भी डी आंसर आ जाएगा। डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लोन महंगे होंगे, बिजनेस वाले लोन लेने नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। डी इज द आंसर। लिक्विडिटी के आधार पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कम होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले सबसे कम लिक्विडिटी वाला और लास्ट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वाला। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, कैश की। तो कैश कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है। 2 नंबर लास्ट पे कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ये स्टेटमेंट काट दी, ठीक है। और सबसे कम लिक्विडिटी किसकी है, सेविंग की, डिमांड की या टर्म की, टर्म की। एफडी वालों की सबसे कम लिक्विडिटी है, तो 4 और लास्ट में 2, 4 और लास्ट में 2, आंसर इज ए। इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं। इसके बाद कॉल मनी, टर्म मनी के लिए क्वेश्चन आया। कॉल मनी इंटरबैंक बोरिंग्स होती हैं 1 दिन के लिए, सही है। टर्म मनी इंटरबैंक बोरिंग्स होती हैं 14 दिन से ज्यादा के लिए बट 1 साल से कम के लिए, सही, ठीक है। और नोटिस मनी कौन सी होती है, 2 to 14 डेज, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा। कॉल मनी और टर्म मनी अनकोलेटराइज्ड फॉर्म में होते हैं, ट्रू। इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉल मनी आरबीआई रेगुलेट करता है, ये भी ट्रू। तो चारों स्टेटमेंट ही ट्रू है, आंसर इज डी। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर क्वेश्चन आया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ये सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इशूड बाय मिनिमम मेच्योरिटी ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ 1 year, ये भी ट्रू। सीरीज आर इशूड बाय इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, नहीं, ये पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन एक और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, तो एक ही इनकरेक्ट है, ए, ओनली 1, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर बी आंसर आना चाहिए था कि 2। भाई 2 तब होता जब करेक्ट आता, जब क्वेश्चन में करेक्ट पूछा था, क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट है तब तो आंसर ए ही होएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर जो टैक्स नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट पर, अगर मैंने पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाता खोला है और अगर मुझे वहां पर कोई ब्याज मिलता है, वो ब्याज में मुझे टैक्स नहीं पड़ता, तो क्या ये मुझे सेक्शन 80C बताता है, गलत। ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड 500 होना चाहिए, ट्रू। अकाउंट कैन बी ओपन इंडिविजुअली, जॉइंटली और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, ये भी ट्रू। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट टैक्सेबल है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट में। जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलेगा, 10,000 से ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो वो टैक्सेबल है, तो ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, सी इज द आंसर, ठीक है। सो दीज आर योर डिस्कशन फॉर ऑल द क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट टेस्ट में किए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड टेस्ट ऑफ जीएस, दैट इज टुमारो संडे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।